आपको आज 12वीं रसायन के अंतर्गत अंतिम अध्याय दैनिक जीवन में रसायन, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, बातें, क्वेश्चन आंसर ये सभी समझाऊंगी विस्तार से। तो आप रसायन शास्त्र के बारे में वैसे ही सभी परिचित है, जानते हैं रसायन शास्त्र का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो विज्ञान की हर शाखा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु रसायन शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। स्वयं हमारा शरीर एक रसायन की सुंदर संरचना है, रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है हमारा शरीर, और रसायन के हर क्षेत्र में हमारे शरीर में अनेक उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। तो रसायन शास्त्र हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना हमारे जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे हर विषय का अपना अपना महत्व है, वैसे रसायन का भी महत्व है, और ये टॉपिक हमको दैनिक जीवन में हमको रसायन का महत्व भी बताता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हमारे जीवन में रसायन का क्या महत्व है। तो इसके अंतर्गत हमको बहुत से 3 रोचक और महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे, 3 रोचक और महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में हमको इस अध्याय में अध्ययन करना है। 3 महत्वपूर्ण और रोचक जो क्षेत्र है हमारे बिंदु है, इसमें औषधि में रसायन एक बिंदु है, दूसरा है खाद्य पदार्थों में रसायन, तीसरा है अपमार्जक, इनको परिमार्जक भी कहते हैं, स्वच्छीकारक पदार्थ भी कहा जाता है। तो आज बच्चों मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ, आज का मेरा शीर्षक है औषधि में रसायन। औषधि को ड्रग्स भी कहा जाता है, इनको दवाइयां भी कहा जाता है, दवाइयां इन्हें मेडिसिन भी कहलाती है। तो यहाँ पर यदि मैं ड्रग्स का शब्द बोलूं, ड्रग्स बोलूं या दवाइयां बोलूं, तो ये शब्द एक ही होंगे, दवाइयां या इन्हीं को औषधि भी कहा जाता है, दवाइयां या औषधि। सामान्यतः क्या होता है, हम ड्रग्स का नाम सुनते ही हमारे मन में गलत धारणाएं आती है, हम सोचते हैं कि ड्रग्स मतलब नशीली दवाइयां। तो ड्रग्स नशीली दवाइयां हमेशा नहीं होती है, ड्रग्स और औषधियां दोनों एक ही शब्द है, ड्रग्स और मेडिसिन एक ही शब्द है। तो इसमें हम ड्रग्स में विभिन्न प्रकार की ऐसी दवाइयों का अध्ययन करेंगे, ऐसे रसायन का अध्ययन करेंगे जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जो हमारे शरीर की व्याधि को दूर करते हैं, हमारे शरीर के रोगों को दूर करते हैं, जिनका उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। तो उनको हम ड्रग्स या औषधि कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं या दवाइयां कहते हैं। तो ड्रग्स जो शब्द है, ड्रग्स शब्द का उपयोग पुराने जमाने में जो किया गया था, ये एक ड्रग्स एक ग्रीक लेटर है जिसका अर्थ होता है ड्राई हर्ब। ड्राई हर्ब का मतलब होता है सूखी वनस्पति, ड्राई हर्ब से बना है ड्रग्स, जिसका अर्थ होता है सूखी वनस्पति, और इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत अधिक करते हैं, और इससे हमारी विभिन्न व्याधियां, विभिन्न रोग दूर होते हैं। तो औषधि में रसायन ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे रोगों को दूर करे, जिनका उपयोग हम उपचार के लिए करें, उनको कहा जाता है दवाइयां या औषधि कहा जाता है, या उन्हीं को ड्रग्स भी कहा जाता है। तो ड्रग्स, औषधि, रासायनिक रूप से आप देखेंगे तो ऐसे रसायन होते हैं जिनका अणुभार बहुत कम होता है। आपने दवाइयों की जो स्ट्रिप आती है, दवाइयों की जो पैकिंग आती है, उस पर आप देखते होंगे कुछ mg की रहती है, बहुत कम उनका द्रव्यमान होता है। तो कम अणुभार वाले रसायन इनमें पाए जाते हैं। इनका जो अणुभार होता है, कम अणुभार वाले रसायन, इनका अणुभार 100 म्यू से लेकर 500 म्यू तक एटॉमिक यूनिट होती है, ये इतने तक होता है, अत्यंत कम होता है इनका अणुभार, और ये शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। शरीर के जैव अणुओं से क्रिया करके ये अंतर क्रिया करते हैं और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे शरीर के रोगों को दूर करते हैं, पीड़ा को दूर करते हैं, और साथ ही हमको स्वस्थ बनाते हैं। इनको हम ड्रग्स कहते हैं, दवाइयां कहते हैं या औषधि कहते हैं। तो इसमें रसायन का प्रमुख उपयोग होता है। रसायन के उपयोग के बिना हम इसको सोच भी नहीं सकते। इसमें हमको रासायनिक पदार्थ मिलेंगे तभी हमारी दवाइयां होंगी, तभी हम स्वस्थ होंगे। अब जैसे घर से बाहर निकलते हैं, हमको घाव या चोट लग जाती है, तो हमारे मम्मी पापा या कोई हमारे टीचर से सबसे पहले हमको घाव चोट लगती है तो उसमें हम विभिन्न प्रकार की दवाइयां लगाते हैं।
जैसे घर में यदि हम तो हम घरेलू दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, घर में हम हल्दी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तुलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, नीम का इस्तेमाल कर लेते हैं। घाव में यदि सूख नहीं रहा है, घाव में संक्रमण हो गया तो हम हल्दी लगाते हैं, कत्था लगाते हैं। ये हमारी प्राइमरी उपचार होता है, पर इनसे हमारा घाव चोट पूर्णतः ठीक नहीं होती है। तो इसके लिए हमको रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, जिनको हम दवाइयां कहते हैं, जिनको औषधि कहते हैं, और उन्हीं को ड्रग्स भी कहा जाता है। तो ड्रग्स और मेडिसिन ऐसे रसायन होते हैं जिनका अणुभार कम होता है और जिनका उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। ये हमारे शरीर में बायोमोलिक्यूल्स के साथ, जैव अणु के साथ इंटरएक्शन करते हैं, अन्योन क्रिया करते हैं, और अन्योन क्रिया करके हमारे घाव चोट को दूर करते हैं। इनको हम ड्रग्स कहते हैं। अब ये जो ड्रग्स औषधि या दवाइयां हैं, इनका परिभाषा हो गई पहला बिंदु। दूसरा बिंदु में हम इनका वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में औषधि का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण इनका 4 प्रकार से किया जाता है। पहला जो वर्गीकरण है इनका, पहला वर्गीकरण किया जाता है इनका भेषज गुण, भेषज गुण विज्ञानी प्रभाव, भेषज गुण विज्ञानी प्रभाव यानी फार्माकोलॉजिकल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा वर्गीकरण इनका हम करते हैं औषधि के प्रभाव पर आधारित, औषधि के प्रभाव पर आधारित। तीसरा वर्गीकरण किया जाता है इनका संरचना, संरचना के आधार पर। और चौथा और मुख्य वर्गीकरण है इनका, चौथा और मुख्य वर्गीकरण किया जाता है लक्ष्य अणुओं पर आधारित, लक्ष्य अणुओं पर आधारित। यही इसका सबसे मुख्य वर्गीकरण है और यही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो ये वाला जो भेषज गुण विज्ञानी प्रभाव है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इस आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, ये हमारे डॉक्टर या चिकित्सक के लिए अधिक उपयोगी होता है। यानी कौन सी दवाई किस रोग के उपचार में उपयोगी होगी। इस जैसे पीड़ा वाली दवाई है तो वो हमारी पीड़ा को दूर करेगी, तो इसके अंतर्गत ये इनका वर्गीकरण किया जाता है। इसमें ऐसी दवाइयां रखी जाती है जो किसी रोग के उपचार में उपयोगी हो। दूसरा, औषधि के प्रभाव पर आधारित। अब औषधियां कई प्रकार की होती है, कौन सी औषधि किस जैव रासायनिक प्रक्रम को प्रभावित करेगी, उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो औषधि का प्रभाव हमारे हमारी जैव रासायनिक क्रिया हो रही है उस पर पड़ता है। तो औषधि के प्रभाव पर आधारित वर्गीकरण, जैसे एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक जितने भी संक्रमण के कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनको नष्ट करेगी। तीसरा है संरचना के आधार पर। तो संरचना समान, इसमें समान संरचना वाले रासायनिक पदार्थों को एक साथ रखा जाता है जो दवाइयों का कार्य कर रहे हैं। संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो संरचना, जैसे सल्फर ड्रग्स जो होते हैं, सभी की संरचना लगभग मिलती जुलती रहती है, उनमें जो आर की वैल्यू बदल जाती है, उससे क्या होता है हमारी दवाई का प्रभाव भी अलग हो जाता है। तो समान संरचना वाले जो रसायन होंगे उनका समान उपचार में उपयोग किया जाता है। लक्ष्य अणुओं पर आधारित, लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण करने के लिए लक्ष्य अणु जो हमारी औषधि होती है उसके लक्ष्य अणु मुख्यतः होते हैं जो जिनसे हमारा शरीर बना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन, ये हमारे प्रमुख बायोमोलिक्यूल्स है। इसके पहले ही टॉपिक में आपने इसको पढ़े होंगे, जैव अणु कहलाते हैं। तो ये जैव अणु जो होते हैं इन पर ही हमारी औषधि लक्ष्य इनको ही बनाती है, और इनको बनाती जब इनमें कोई खराबी आ जाती, कमी हो जाती है, तो हम यदि औषधि लेते हैं तो ये औषधि क्या करती है, इन्हीं को अपना टारगेट बनाती है और इनमें जो खराबी आई उसको दूर कर देती है और हमको स्वस्थ बनाती है। तो ये है औषधि का वर्गीकरण। ये हमारे चिकित्सकों के लिए उपयोगी है। ये औषधि के प्रभाव पर आधारित होता है, ये औषधि की संरचना के आधार पर होता है, और ये औषधि लक्ष्य अणुओं पर आधारित होता है। यानी औषधि किसको अपना टारगेट बना रही है। जो हम औषधि ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कर रही है, वसा से कर रही है या प्रोटीन से कर रही है।
तो यहाँ पर हमारा कोई भी जैव अणु हो सकता है जिससे हमारी दवाइयां रिएक्शन करेगी और हमको स्वस्थ बनाएगी। तो यहाँ पर जो आज हम देखेंगे, हमारा शरीर मुख्यतः प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन और जो हमारी दवाइयां, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है और हमारा शरीर कैसे स्वस्थ होता है, ये हमको मुख्य रूप से यहाँ पर आज देखना है। तो इसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से पाया जाता है। प्रोटीन के विशेष कार्य होते हैं। विशेष कार्य करने वाले प्रोटीन को हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। विशेष कार्य करने वाला प्रोटीन, इसको कहा जाता है एंजाइम। इसी प्रकार से दूसरा प्रोटीन होता है ग्राही। पहला हो गया एंजाइम और जो दूसरा प्रोटीन होता है ग्राही। ग्राही का कार्य होता है शरीर की संचार व्यवस्था को सुचारू बनाना। ये कहलाते हैं हमारे ग्राही। ये सभी क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन और दवाई का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमारे वाहक प्रोटीन होते हैं। वाहक प्रोटीन का कार्य क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना, इनको कहते हैं वाहक प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन के प्रकार है। विशेष कार्य करने वाला प्रोटीन एंजाइम कहलाएगा। शरीर की संचार व्यवस्था को सुचारू बनाने वाला प्रोटीन ग्राही प्रोटीन कहलाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने वाला प्रोटीन हमारा कहलाएगा वाहक प्रोटीन। इसके अलावा हमारे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, शरीर की कोशिका कला को बनाने वाले, इसमें हमारे आते हैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा शरीर में आनुवांशिक गुणों की जानकारी देने वाले, ये कहलाते हैं हमारे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपने पूर्व अध्याय में पढ़ चुके होंगे, जैसे डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो ये सभी हमारे शरीर में प्रोटीन से बने हुए हैं। और प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में शरीर का निर्माण करता है। इसमें यदि कभी कुछ खराबी आ जाती है, कुछ कमी हो जाती है, किसी के कारण रोग उत्पन्न हो जाता है, तो इसको हम कम करने के लिए, उपचार करने के लिए विभिन्न दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी दवाइयां हैं वो प्रोटीन से जाके कैसे अंतर क्रिया करती है, अन्योन क्रिया करती है, इंटरएक्शन करती है, यही हमको इसमें देखना है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से देखेंगे एंजाइम और ग्राही के साथ औषधि का कैसे इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे एंजाइम एवं ग्राही औषध अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया का मतलब है यहाँ पर इंटरएक्शन। औषधि, एंजाइम, औषधि ग्राही, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, ये यहाँ पर हमको मुख्य रूप से देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा औषधि है, औषधि टारगेट बनाती है। औषधि किसको टारगेट बनाती है? जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, वसा है, उनको वो टारगेट करती है, उनको लक्ष्य निर्धारित करती है। और उनमें कभी कुछ खराबी आ जाए, कुछ कमी आ जाए, तो उनकी जैव रासायनिक क्रिया को ये जाकर ठीक करती है। तो इसको हम अन्योन क्रिया कहते हैं। तो ये अन्योन क्रिया एंजाइम
और औषधि के बीच में हो सकती है, ग्राही और औषधि के बीच में। तो ये यहाँ पर हम मुख्य रूप से देखेंगे। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम का भी आपने पूर्व अध्याय में अध्ययन कर लिया होगा, जैसे उत्प्रेरण वाले अध्याय में अध्ययन कर लिया होगा। इसके अलावा आपने इसके पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, उसमें भी एंजाइम आता है। कक्षा 11वीं में भी आपने एंजाइम पढ़ा होगा। तो एंजाइम जो होते हैं ये जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, जैसे भोजन पच रहा है, तो उसमें एंजाइम विशेष क्रिया करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको गति को बढ़ा देते हैं, ये एंजाइम कहलाते हैं। इनको जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो ये एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं? एंजाइम जो हमारा क्रियाधार है या सबस्ट्रेट है उससे क्रिया कर लेता है उत्प्रेरक की भांति, और यहाँ पर ये विशेष प्रकार के बंध से बंध जाता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट विशेष बंध से बनता है। ये बंध हमारा सहसंयोजी हो सकता है, आयनिक हो सकता है, वंडरवाल हो सकता है अट्रैक्शन के कारण, या हाइड्रोजन बंध हो सकता है। और यहाँ पर हमारा माध्यमिक यौगिक बनता है, और उसके बाद क्या होता है? हमारा क्रियाफल प्रोडक्ट मुक्त हो जाता है, बन जाता है, और एंजाइम हमारा मुक्त हो जाता है। तो एंजाइम ने यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य किया। और एंजाइम कैसे उत्प्रेरक कहलाएंगे? एंजाइम जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हम सामान्य उत्प्रेरक पढ़ते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उसमें मॉलिब्डेनम युक्त आयरन डालते हैं, तो वो यहाँ पर उत्प्रेरक आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। और मॉलिब्डेनम उसकी गति को बढ़ाता है, तो वो यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ऐसे हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है उनको बढ़ाने के लिए जो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उन रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं हमारे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, और उनका दूसरा नाम है जैव उत्प्रेरक। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं और हमारी कई जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता में कभी कमी आ जाती है या कुछ खराबी आ जाती है तो हमारी जैव रासायनिक क्रिया प्रभावित हो जाती है। जैसे बच्चे स्कूल आते हैं तो जनरली बोलते हैं, हम बहाना बनाते हैं, हमको छुट्टी चाहिए मैडम जी, सर जी, हमारा पेट दुख रहा है। तो पेट दुख रहा है, किस कारण से पेट दुख रहा है? अभी जैसे बारिश चालू होगी तो हम संक्रमण युक्त पानी पी लेंगे, गंदा पानी पी लेंगे, या गंदे हाथों से खाना खा लेंगे, तो हमारा पेट दुखने लगेगा। तो इस पेट दुखने का कारण क्या है? हमारी जो एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता में परिवर्तन आ गया है। उसकी क्रियाशीलता में परिवर्तन है जिससे हमें पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई। इसी प्रकार से कभी कभी दौड़ते दौड़ते हम गिर जाते हैं, अचानक हमको चोट लग जाती है, घाव लग जाती है, तो तुरंत स्कूलों में हम देखते हैं फर्स्ट एड रखा रहता है, तो उसमें डिटॉल लगाते हैं या सेवलॉन लगाते हैं, तो हमारा ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये हमारे प्राथमिक उपचार होते हैं। तो इसके लिए हमको दवाइयाँ, महत्वपूर्ण दवाइयाँ उपयोगी थी। यहाँ पर हम एंजाइम और ग्राही और औषधि का इंटरेक्शन देखेंगे। तो एंजाइम हमारे जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये क्रियाधार से क्रिया करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं और एंजाइम मुक्त हो जाता है। एंजाइम का जो कार्य होता है, पहला कार्य क्या होता है? एंजाइम जो क्रियाधार आ रहा है, क्रियाधार को वो सक्रिय सतह उपलब्ध कराता है। कैसे सक्रिय सतह उपलब्ध कराए? मान लो एंजाइम की इस प्रकार की संरचना है, ये एंजाइम की संरचना है। तो एंजाइम जैसे ताला चाबी सिद्धांत होता है, एक विशेष ताला विशेष चाबी से खुलेगा, उसी प्रकार से एंजाइम में ऐसी सक्रिय सतह पाई जाती है कि जहां पर विशेष क्रियाधारक आकर ही जुड़ेगा, अन्य नहीं जुड़ सकता है, जिसकी संरचना इसके समान होगी। अब जो क्रियाधार आएगा, क्रियाधार या सबस्ट्रेट कहलाता है, इसकी संरचना कैसी होना चाहिए? जो हमारा एंजाइम में सक्रिय सतह है, सक्रिय सतह के समान होना चाहिए। सक्रिय सतह के समान क्रियाधार की संरचना होना चाहिए, और ताले चाबी के समान ये यहाँ पर इसमें फिट हो जाएगा। और फिट होने के बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में जैव रासायनिक क्रिया होती है, यानी इनमें कुछ जैव रासायनिक क्रिया होती है, हाइड्रोजन बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, या सहसंयोजी किसी प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया करते हैं और जिससे शरीर में अंदर संकेतों को भेज देते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ये एंजाइम की क्रियाशीलता, इसमें सक्रिय सतह और क्रियाधार इस प्रकार से क्रिया करते हैं। दूसरा एंजाइम का क्या कार्य होता है? एंजाइम का कार्य होता है जो हमारा क्रियाधार आया है, क्रियाधार को या इसको रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, अभिकारक भी कह सकते हैं, क्रियाधार को ये क्रियात्मक समूह उपलब्ध कराता है। क्रियात्मक समूह उपलब्ध कराना, क्रियात्मक समूह उपलब्ध कराता है जिससे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन सरल हो जाता है और ये आसानी से हमारी कोशिकाओं में चला जाता है। तो ये हमारे एंजाइम के कार्य है। एंजाइम दो प्रकार के कार्य करता है।
अब एंजाइम और औषधि के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, दोनों के बीच में अंतःक्रिया कैसे होती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में विशेष कार्य करने वाले प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं और एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इनको जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, उनको ये उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम के दो कार्य है, जो क्रियाकारक आएगा उसको सक्रिय सतह उपलब्ध कराता है और दूसरा क्रियाधार को या क्रियाकारक को क्रियात्मक समूह उपलब्ध कराता है, जिससे आसानी से इंटरेक्शन हो सके। अब हमको देखना है कि दवाइयां एंजाइम के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगी, तो वही एंजाइम की कार्य वाली बात। अब हमको देखना है कि दवाइयां एंजाइम से किस प्रकार से क्रिया करेगी। तो दवाइयां जो एंजाइम सक्रिय सतह उपलब्ध कराता है, ये एंजाइम की सक्रिय सतह है और ये हमारा क्रियाधार है। औषधि क्या करेगी, औषधि हमारे क्रियाधार के समान ही रचना बना लेती है। औषधि क्रियाधार के समान क्रियाधार की नकल करती है, के समान रचना बना लेती है। और जब ये औषधि क्रियाधार के समान रचना बना लेती है तो उस समय इसको कहा जाता है स्पर्धी संदमक। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पर्धी संदमक क्या होता है। स्पर्धी संदमक, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है औषधि के द्वारा। यानी औषधि जो हमारा क्रियाधार है उसके साथ कंपटीशन कर रही है, इनहिबिटर्स कहलाता है। औषधि जो क्रियाधार है उसके साथ उसी के समान रचना ग्रहण करके स्पर्धा कर रही है, तो इसको कहा जाता है इनहिबिटर्स या संदमक कहलाता है। ये स्पर्धी संदमक जब औषधि क्रियाधार के समान आकार ग्रहण कर लेती है और एंजाइम की सक्रिय सतह में जाकर जुड़ने लगती है, उसके साथ कंपटीशन करती है और एंजाइम की सक्रिय सतह में जाकर जुड़ जाती है। मान लो ये क्रियाधार हमारे बाहर सूक्ष्म जीवों से आ रहा है या अन्य किसी संक्रमण से आ रहा है, ये क्रियाकारी पदार्थ है, तो इससे ये कंपटीशन करेगी और इसको यहाँ पर नहीं बैठने देगी और यहाँ पर औषधि स्वयं बैठ जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एंजाइम है, एंजाइम की जो संरचना है, इसमें यहाँ पर औषधि बैठ गई है तो इसकी क्रियाशीलता में परिवर्तन आ जाता है। ये से स्पर्धा करती है, इसलिए इसको स्पर्धी संदमक कहते हैं। ये परिभाषा पूछी जा सकती है, स्पर्धी संदमक क्या होते हैं। अब दूसरा, पहले प्रकार से ये औषधि इस प्रकार से इसमें एंजाइम में बैठ सकती है। तो सभी औषधियां क्या एंजाइम की आकृति नहीं ले सकती, उसके समान रचना नहीं बना सकती, स्पर्धा नहीं कर सकती। तो कुछ औषधियां ऐसी रहती जो स्पर्धा नहीं करती, उनको अस्पर्धी संदमक कहते हैं। तो अस्पर्धी संदमक उस दवाई या एंजाइम की सक्रिय सतह के साथ क्या होता है, संयोजन नहीं कर सकती, तो वो एंजाइम के किसी अन्य सतह पर आकर जुड़ जाती है। मान लो ये एंजाइम के अन्य सतह पर आकर जुड़ गई, ये औषधि है। कुछ औषधि ऐसी होती है जो सक्रिय सतह के साथ और क्रियाधारक के साथ कंपटीशन कर लेती है, तो वो इस प्रकार से एंजाइम से जुड़ जाती है। जो औषधियां से कंपटीशन नहीं कर पाती वो क्या करती है, एंजाइम की अन्य सतह पर आकर अपना स्थान बना लेती है, अन्य सतह पर आकर चिपक जाती है। ये सहसंयोजी बंध से, उपसहसंयोजी बंध से या वांडर वाल अट्रैक्शन से, किसी भी बंध से ये इससे चिपक जाती है आकर्षण द्वारा। जब ये इससे चिपकती है तो क्या होता है, जो एंजाइम की हमारे सक्रिय सतह है, एंजाइम की सक्रिय सतह, सक्रिय सतह जो होती है, ये मान लो हमारी औषधि ने ये यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो ये इसकी जो सक्रिय सतह है, ये सक्रिय सतह क्या होती है, बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। सक्रिय सतह इसकी विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है। यहाँ पर हमारी औषधि इसकी जगह आ गई है। तो उस समय जब औषधि एंजाइम के किसी अन्य सतह पर आती है, संदमक ही कहलाएगी है, और इस समय इसको कहा जाता है, इस सतह को एलोस्टेरिक सतह। ये वाली जो सतह कहलाएगी एलोस्टेरिक सतह। एंजाइम में स्वतः सक्रिय सतह होती है, पर औषधि सक्रिय सतह पर नहीं जुड़ पा रही है, औषधि इसकी किसी अन्य सतह पर आक्रमण करके जुड़ रही है, तो इसकी सक्रिय सतह विकृत हो गई है और औषधि इस सतह पर जुड़ गई, उस समय इसको एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। तो ये हमारा संदमक इससे आकर जुड़ जाता है। ये संदमक कैसा है, अस्पर्धी, यानी ये कंपटीशन नहीं कर रहा है।
ये स्पर्धी संक्रमक है, तो इसका आकार ग्रहण किया और इसके स्थान पे आके फिट हो गया। पर ये वाला कैसा है, ये अस्पर्धी, ये स्पर्धा नहीं कर रहा है, ये स्पर्धा नहीं कर रहा है, इसलिए इसके स्थान पे आएगा, इसको एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है ग्राही और औषधि के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है। औषध ग्राही अन्योन क्रिया, ये सभी क्रियाएं एंजाइम ग्राही, ये सभी क्या है, प्रोटीन से बने हुए और उन्हीं के बीच में अन्योन क्रिया हो रही। तो औषधि हमारे किसी भी बायोमोलिक्यूल से अन्योन क्रिया कर सकती है। तो यहाँ हम केवल प्रोटीन में एंजाइम और ग्राही का उदाहरण लेकर कर रहे हैं। तो हमारी जो कोशिका कला होती है, हमारा जो शरीर होता है कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिका कला जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर आप देखेंगे बहुत सूक्ष्म एसेप्टर या ग्राही पाए जाते हैं। ये इसकी बाहरी आउटर लेयर होती है, इसमें बहुत सूक्ष्म ग्राही पाए जाते हैं। और ये जो ग्राही होते हैं, इन ग्राही में संदेश ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे हजारों हमारे शरीर में ग्राही होते हैं और इनमें संदेश वाहक, संदेश ग्रहण करने वाली अनेकों ऐसी इकाई पाई जाती है। तो ये इस इकाई से आके हमारी औषधि इंटरेक्शन कर लेती है, इससे इंटरेक्शन कर लेती है। तो यहाँ पर हमारी औषधि रसायन कैसे इंटरेक्शन करेगी, ये यहाँ पर जो संदेश आते हैं, ये संदेश हमारे कोशिका झिल्ली में या सेल मेम्ब्रेन में आया है, इसको ग्राही ने एक्सेप्ट किया और ग्राही एक्सेप्ट करके पूरे कोशिका अंदर तक पहुंचा देते हैं। तो ये इसमें जो रसायन संदेश लाने ले जाने का कार्य करते हैं, उनको संदेश वाहक रसायन कहा जाता है। संदेश वाहक रसायन मतलब ये हमारे शरीर में ग्राही के साथ इंटरेक्शन करके अंदर चले जाते हैं। तो औषधि इनसे किस प्रकार से क्रिया करेगी, औषधि इनसे, ये संदेश वाहक हमारे शरीर में प्राकृतिक बन रहे हैं। प्राकृतिक संदेश वाहक ग्राही ने ग्रहण कर लिया और शरीर के अंदर संदेश चले गए, क्रियाएं चली गई और हमारा शरीर उस हिसाब से कार्य कर रहा है। किंतु यदि हमारे इनमें कोई खराबी आ जाती तब हम औषधि लेते हैं, तो औषधि किस प्रकार से इसमें कार्य करेगी ये हमको देखना है। इसमें औषधि दो प्रकार से कार्य करती, ग्राही के साथ दो प्रकार से कार्य करती है। तो पहला इसमें जो प्रकार होता है एंटागोनिस्ट कहलाता है। पहला प्रकार है एंटागोनिस्ट और दूसरा प्रकार इसमें होता है एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है जो हमारी कोशिका झिल्ली में या ग्राही में यदि कोई खराबी आ गई, कोई कमी आ गई है, तो उसका सुधार करने के लिए ये दो प्रकार से औषधि कार्य करेगी। तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट का अर्थ है जो हमारे ग्राही की सतह में, प्राकृतिक सतह है, उसमें बाधा डालने वाली। तो एंटी का मतलब है बाधा डालने वाली। तो ये हमारी ग्राही की सक्रिय सतह में बाधा डालेगी। किसी वजह से खराब हो गई है तो औषधि उसकी सक्रिय सतह में बाधा डाल के उसको ठीक कर देगी। दूसरी होती है एगोनिस्ट प्रकार की। तो एगोनिस्ट जो होती है ये प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल कर लेती है। ये प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल कर लेती है। कभी क्या होता है हमारे शरीर में, मान लो प्राकृतिक संदेश वाहक की, रासायनिक प्राकृतिक संदेश वाहक की कमी हो गई है, तो उस समय ये दवाइयां उन कमियों को दूर कर देती है। प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल कर लेती है और हमारे शरीर में जो कमियां हो रही है उसको दूर कर देती है। तो ये रसायन जो हमारे शरीर में अपने आप बन रहे हैं, संदेश वाहक का कार्य कर रहे हैं, इनमें यदि कुछ खराबी आती है तो हमको दवाइयां लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर दवाइयां किस प्रकार से इनसे अभिक्रिया करती है, इंटरेक्शन करती है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटा का अर्थ होता है विरोध। तो ग्राही की सक्रिय सतह में ये बाधा डालती है, ये एंटागोनिस्ट कहलाता। दूसरी जो होती है एगोनिस्ट, ये प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल कर लेती है और यदि हमारे शरीर में इसकी कमी हुई तो इसको पूर्ति कर देती है। तो ये दो प्रकार से औषधि हमारे शरीर में इंटरेक्शन करती है। इस सिलेबस में, इस टॉपिक में हमको एंजाइम औषध और एंजाइम ग्राही इंटरेक्शन यही हमको देखना है। अब हमको देखना है कि औषधि का चिकित्सीय महत्व क्या है। मुख्य बिंदु हमारा यही है। इस टॉपिक में से आपको 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। 5 अंक के क्वेश्चन में
औषधि के बारे में जानकारी लिखने, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमको देखना है औषधि का चिकित्सीय प्रभाव क्या है, यही मुख्य बिंदु है हमारा। औषधि का चिकित्सीय प्रभाव, औषधि का चिकित्सीय प्रभाव में विभिन्न प्रकार के रोगों में भिन्न भिन्न दवाइयों का उपयोग किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जनरली यही आता है, जैसे शरीर में दर्द हो रहा है तो 2 पीड़ाहारी औषधियों के नाम लिखिए, 2 ज्वरनाशी औषधियों के नाम लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं। आप विभिन्न प्रकार की दवाइयों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहली औषधि आती है प्रतिआम्ल। प्रतिआम्ल को एंटासिड भी कहा जाता है। अब हमारे शरीर में जो आमाशय है, आमाशय का माध्यम क्षीण अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय माध्यम होता है। इसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है। यदि हमने वो तला भुना खा लिए है, खट्टा खा लिए है, चाट मसाला खा लिए है, अन्य खट्टी चीजें खा लिए है, तो हमारे पेट का जो अम्लीय माध्यम है वो बिगड़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे हमको तीव्र जलन होती है, उल्टी होती है, या कभी दस्त लग जाते हैं, खट्टी डकारें आती है। तो उनको दूर करने के लिए हमारे शरीर में अम्ल बढ़ गया है। अम्ल क्या हो गया है? स्ट्रॉन्ग हो गया है। अम्ल हमारा कंसंट्रेट हो गया है। जो हमारा आमाशय है, आमाशय में जठर रस बनता है। जठर रस का जो पीएच मान होता है, पीएच मान उसका 1.2 के लगभग होता है पीएच मान। तो ये पीएच मान यदि और कम हो जाएगा, पीएच मान कम हो जाएगा मतलब अम्लीयता बढ़ जाएगी। इसका मान 1 हो जाता है या 1 से और कम हो जाता है, मतलब क्षीण के समान हमारा शरीर में अधिक अम्लीय हो गया। तो जिससे क्या होगा, हमको जलन होगी या भी दस्त लगेंगे या भिन्न भिन्न प्रकार की खट्टी डकारें आएंगी। तो इन सबके उपचार के लिए ऐसे रसायन जिनका उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, उन रसायनों को हम क्या कहते हैं? एंटासिड। तो एंटासिड के रूप में जनरली आप देखेंगे घरों में भी हमारे रखी रहती है आयुर्वेदिक दवाई होती है, जिसका हम रोजमर्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे पुदीन हरा। इसका उपयोग हम सामान्यतः बारिश के दिनों में तो अधिक करते हैं। इसके अलावा और भी आपको दवाइयां मिलेगी, जैसे इसमें रेनिटिडिन, ये सबसे सामान्य, रेनिटिडिन सबसे सामान्य एंटासिड होता है। इसमें पेट की जलन और एसिडिटी हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ने का कारण क्या है? हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन बन जाता है, जिसको हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन क्या करता है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन करता है और कई रोग उत्पन्न करता है। तो हिस्टामिन के कारण क्या होता है? पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। और इस अम्लीयता कैसे बढ़ेगी? वो पेप्सिन को उत्तेजित कर देता है। पेप्सिन उत्तेजित हो जाता है तो हमारे पेट का माध्यम अम्लीय हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम विभिन्न दवाइयां लेते हैं, अम्लीयता को कम करने के लिए। इनका विभिन्न प्रकार की दवाइयां और इनका नाम है, जैसे रेनिटिडिन, ओमेप्रेजोल, ये सामान्य प्रकार की एंटासिड दवाइयां हैं। इसके अलावा रेनिटिडिन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जेंटेक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अलावा अन्य भी बाजार में दवाइयां उपलब्ध है, सामान्यतः जिनका उपयोग हम करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा आप देखेंगे सामान्यतः हम इनो का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है। इसके अलावा हम और भी अन्य दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबसे सामान्य है रेनिटिडिन, ओमेप्रेजोल, इनका उपयोग किया जाता है। ये पेट की एसिडिटी को कम करते हैं और हमको राहत दिलाते हैं अम्लीयता, और उदासीन कर देते हैं अम्लीयता को, या पीएच मान कम कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर को राहत मिल जाती है। अम्लीयता को कम करना या उदासीन करना, भिन्न भिन्न प्रकार के एंटासिड होते हैं। तो जठर रस के अम्लीय माध्यम को कम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरी औषधि आएगी प्रतिहिस्टामिन। प्रतिहिस्टामिन, हिस्टामिन
एलर्जी के दौरान उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का रसायन है। जैसे हमको किसी धूल से एलर्जी हो जाती है, किसी को परागकणों से एलर्जी हो जाती है, तेज हवा चलेगी, आंधी चलेगी, धुआं होगा तो छींक आने लगेगी, आंसू आने लगेंगे, तो ये एलर्जी कहलाती है। जैसे हम परागकणों के संपर्क में ज्यादा देर तक रहेंगे तो शरीर में चट्टे पड़ जाएंगे, तो ये सब एलर्जी है। एलर्जी किसके कारण होती है? हिस्टामिन रसायन के कारण। तो इसमें हम ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे जो हिस्टामिन को कम कर दे या उसको समाप्त कर दे, तो उनको प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। प्रतिहिस्टामिन यानी इसका दूसरा नाम है एंटी एलर्जिक, यानी जो शरीर में एलर्जी को कम करे उनको प्रतिहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे सामान्य जो एंटी एलर्जिक कंपाउंड है, रसायन है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, ये है सिट्रीजन। सिट्रीजन का सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इनके दो नाम लिखने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो एंटी एलर्जिक होते हैं या एंटी हिस्टामिन होते हैं, इसमें क्लोरफिनॉरएमीन या ब्रोमफिनॉरएमीन। अब एलर्जी किसके कारण हुई है उससे संबंधित यहाँ पर डॉक्टर्स हमको दवाई देंगे। तो इसमें आपको लिखने के लिए आता है दो एंटी एलर्जिक पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप क्लोरफिनॉरएमीन को दूसरे नाम से भी जानते हैं डाइमेटेप, इसको डाइमेटेप के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका व्यापारिक नाम भी है। तो ये जो है हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जी को जो कम करेगी हमारे से। कई बार बीमारियां हमको एलर्जी के कारण हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है एलर्जी के कारण, तो इसमें हम एंटी एलर्जी, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक सर्दी कम करने की दवाई देगा और साथ में एलर्जी कम करने की। कई बार एलर्जी के कारण बुखार भी आ जाता है, तो आप देखेंगे आपको डॉक्टर दो प्रकार की दवाई देते हैं। तो एक उसमें बुखार कम करने की रहेगी और दूसरी जिसके कारण बुखार आया है एलर्जी के कारण है तो एलर्जी, और यदि प्रतिजैविक के कारण हो तो प्रतिजैविक को मारने की दवाई देंगे कम करने की। तो ये यहाँ पर सिट्रीजन, क्लोरफिनॉरएमीन या ब्रोमफिनॉरएमीन, इसको डाइमेटेप के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे एंटी हिस्टामिन या इसको एंटी एलर्जिक भी कहा जाता है, प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं। इसके बाद अगली औषधियां आती है जिनका हमारे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तंत्र की सक्रिय औषधि कहलाती है। तंत्र की नर्वस सिस्टम, तंत्र की सक्रिय औषधि। हमारा जो तंत्रिकी तंत्र होता है, तंत्रिकी तंत्र में यदि कुछ खराबी हो जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वो कम हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो उसको सक्रिय करने के जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उनको तंत्र की सक्रिय औषधि कहा जाता है। तंत्र की सक्रिय औषधि में पहला प्रकार मिलेगा आपको प्रशांतक। प्रशांतक को ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है। प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर कहलाता है, ट्रैंक्विलाइजर, प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर जो होता है प्रशांतक, जैसे व्यक्ति अति अवसाद में है, अति चिंता में है, अति दुख में है, तो उस समय उसको ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत पड़ेगी। जब व्यक्ति अति अवसाद में, अवसाद का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में नॉरएड्रेनालिन हार्मोन बनता है। नॉरएड्रेनालिन हार्मोन की यदि कमी हो जाती है शरीर में तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, अति चिंता हो जाती है, अति तनाव हो जाता है, तो उस समय हमको प्रशांतक लेने की जरूरत पड़ती है, ट्रैंक्विलाइजर। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रति अवसादक, ये भी इनका नाम है, प्रति अवसादक। अवसाद की स्थिति में इनको दिया जाता है। अवसाद से मतलब है अति चिंता, तनाव, इस स्थिति में इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर आपको कई प्रकार के मिलेंगे, इनमें मुख्यतः नींद की गोली के घटक होते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर का मतलब नींद की गोली नहीं होती, इनमें नींद की गोली के घटक पाए जाते हैं जो हमारी चिंता तनाव को मुक्त करते हैं, हमको अवसाद से मुक्ति दिलाते हैं। तो यहाँ पर प्रति अवसादक में जो मुख्य रूप से लिए जाते हैं, इसमें जैसे फिनाल्जीन,
ये प्रति अवसादन औषधि होती है, फिनाजिन कहलाती है। इसके अलावा इक्वेनिन, इक्वेनिन जो होता है अति तनाव को दूर करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन, इसके अलावा वेरोनल, बारब्यूट्रिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न, बारब्यूट्रिक अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं इनको बारब्यूट्रेट्स कहा जाता है। बारब्यूट्रिक अम्ल के व्युत्पन्न बारब्यूट्रेट्स कहलाते हैं। जैसे डाइएज़ापाम, ये सभी हमारे ट्रैंक्विलाइजर है, प्रशांतक है। ये हमको अति चिंता, तनाव, इसमें मुक्ति दिलाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे जो बाजार में मिलते हैं, जैसे फिनाल्जिन है, इक्वेनिन है, सेरोटोनिन है, वेरोनल है, बारब्यूट्रिक अम्ल और इसके डेरिवेटिव। ये लंबी श्रृंखला है जिसमें एमिटॉल, एमिटॉल भी आता है, ल्यूमेनिल भी आता है। ये सभी अति चिंता, तनाव में या अवसाद की स्थिति में हमको मुक्ति दिलाते हैं। इसके अलावा अगली दवाइयां हैं पीड़ाहारी। पीड़ाहारी जैसे इस दवाई का नाम है, इस औषधि का, जो हमारे शरीर में होने वाली पीड़ा को कम करती है, उनको पीड़ाहारी कहा जाता है। पीड़ाहारी दवाइयों को अंग्रेजी में एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक जो पीड़ा को हरे या कम करे, उन्हें पीड़ाहारी औषधि। जो हमारे शरीर में होने वाली, जैसे कई बार हमको विभिन्न प्रकार के बुखार आ जाते हैं, उसमें हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है, कभी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान उसको दर्द हो रहा है। कोई व्यक्ति को चोट लग गई है, उस दौरान उसको दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। जैसे हमको जनरली सिर में दर्द होता है तो हम सेरिडॉन की गोली ले लेते हैं, ब्रूफेन ले लेते हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये सभी दवाइयां कैसी है, पीड़ाहारी है, जो पीड़ा को हर रही है, इसको एनाल्जेसिक कहते हैं। तो एनाल्जेसिक की जो श्रेणी होती है, एनाल्जेसिक को दो श्रेणी में इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहली होती है स्वापक और दूसरी होती है अस्वापक। स्वापक का अर्थ होता है ये वाली दवाइयां ऐसी होती है जो हमको नींद भी उत्पन्न करती है। स्वापक औषधि यानी नींद उत्पन्न करने वाली होती है। इनको अंग्रेजी में नारकोटिक्स कहा जाता है, नारकोटिक्स। और इनको कहा जाता है नॉन नारकोटिक। पीड़ाहारी दवाई जो पीड़ा को कम करे या घटा दे उसे हम पीड़ाहारी कहेंगे। पीड़ाहारी औषधि दो प्रकार की होती है, एक स्वापक और अस्वापक। स्वापक का अर्थ है नारकोटिक्स और अस्वापक का अर्थ है नॉन नारकोटिक्स। तो जैसे इनके नाम है, नारकोटिक्स का अर्थ होता है नशा उत्पन्न करने वाली, अधिक नींद लाने वाली। और नारकोटिक्स जो होते हैं इससे हमको लत लग जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है। नारकोटिक्स या स्वापक। लत लगने वाली दवाई। स्वापक औषधि जो है ये नींद भी लाती है और हमको इसकी लत भी लग जाती है, तो ये स्वापक औषधि कहलाती है। इसके अंतर्गत जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये दवाइयां इसके अंतर्गत आती है, जो नींद भी लाती है और धीरे धीरे व्यक्ति इसका आदी हो जाता है।
आदी हो जाता है मतलब नशा करने लगता है, इसी को वास्तव में ड्रग्स कहा जाता है। तो ये हमारी पीड़ाहारी औषधि भी है, नींद भी उत्पन्न कर रही है और साथ में इसकी हमको लत भी लग रही है। लत का मतलब है आदत, इनकी आदत लग जाती है, तो ये इसलिए नार्कोटिक श्रेणी में आते हैं। ये दवाइयां अत्यधिक महंगी भी होती है और व्यक्ति यदि इनका लगातार उपयोग करते रहे तो कुछ समय बाद व्यक्ति में विषाक्त प्रभाव आ जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये सामान्यतः क्या होता है, अफीम और उसके अफीम को पोस्त दाना भी कहा जाता है, पपी सीड, अफीम या ओपियम, और इसके व्युत्पन्न ये भी इस श्रेणी में आते हैं। पोस्तदाना, अफीम या उसके व्युत्पन्न ये क्या करते हैं, हमको लत लग जाती है और नींद भी उत्पन्न करते हैं, हमारे दर्द को भी दूर भगा देते हैं, पर ये हमारे लिए खतरनाक हानिकारक है। दूसरा इसमें जो हमारी दवाइयां हैं आस्वापक, आस्वापक पीड़ाहारी है और ये नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक यानी इनकी आदत नहीं लगती, लत नहीं लगती है। जैसे हमको सिर दर्द हुआ, हमने सेरिडॉन ले लिया, हाथ पैर दुखा तो हमने ब्रूफेन ले लिए, इसकी आदत नहीं लगेगी, जब दर्द होगा तभी हम लेंगे। पर इनको क्या होता है, इनको लेने से बहुत प्राकृतिक नींद आती है, व्यक्ति उत्तेजना में आ जाता है, तो इसलिए इन दवाइयों की लत लग जाती है और ये नशे की दवाई के अंतर्गत है, ये नशे की दवाई के अंतर्गत नहीं आती। इनको हमको सूक्ष्म मात्रा में लेना, जब दर्द होगा तभी हम इनका उपयोग करेंगे। तो इसमें आप सामान्यतः देखते हैं एस्पिरिन का उपयोग जनरली हम करते हैं, एस्पिरिन। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया जाता है पैरासीटामोल, ब्रूफेन। ये दवाइयां जो होती है हमारे दर्द को कम करती है, इनको दर्द निवारक भी कहा जाता है, या इनका नाम है एनाल्जेसिक दवाइयां। एस्पिरिन सबसे सामान्य यहाँ पर दर्दनाशक है। इसके अलावा नेप्रोक्सेन, एनाल्जीन, नवाल्जीन, ये हमारी आस्वापक नॉन नार्कोटिक्स पीड़ाहारी जिनका उपयोग हम सामान्यतः करते हैं। तो इसमें जो एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ये इसकी एस्पिरिन की संरचना है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन जो होता है इसको कभी भी खाली पेट नहीं लिया जाता है। एस्पिरिन सामान्यतः हमको मिल जाती है और ये जो दर्द निवारक उसमें सस्ती दवाई होती है, तो इसका हम इस्तेमाल जनरली कर लेते हैं। तो ये दवाई को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सीधे आमाशय की दीवार से क्रिया कर लेती है और रक्त स्राव उत्पन्न करेगी और साथ ही क्या करेगी, हमको अल्सर जैसी बीमारी कर सकती है। एस्पिरिन का एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जैसे जिन व्यक्तियों को हार्ट अटैक आता है और शरीर में जो वाहिनियां हमारी रक्त का थक्का जम जाता है, तो उनको दूर करने के लिए भी एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तो जिनको हृदयघात की बीमारियां होती है उनके लिए एस्पिरिन उपयोगी है, पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसको हमको कभी भी खाली पेट नहीं लेना है। कोई भी दवाई को हमको सूक्ष्म मात्रा में ही लेना है। यदि हम आवश्यकता से अधिक दवाई ले लेंगे तो क्या हो जाता है, उसका विषाक्त प्रभाव हो जाता है। उस विषाक्त प्रभाव को क्या कहा जाता है, साइड इफेक्ट। तो हमको दवाइयों की सूक्ष्म मात्रा ही लेना है और साथ में हमको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। वो दवाइयों का नहीं, तो यदि हम डॉक्टर की सलाह से नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमको साइड इफेक्ट हो जाएंगे, उसका विषाक्त प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो ये नवाल्जीन है। एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, रासायनिक रचना इसकी ये होती है। इसके अलावा पैरासीटामोल, ये है पैरासीटामोल, ये हमारी दर्दनाशी औषधियां हैं, पीड़ाहारी औषधियां हैं। तो इसमें हम नार्कोटिक्स को ना ही ले तो अच्छा है। इसका जैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, किसी व्यक्ति को कैंसर का दर्द हो रहा है, तो उस समय इनका कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर आस्वापक औषधियों का ही हम ज्यादा उपयोग करते हैं।
इसके बाद अगली दवाई आती है हमारी ज्वरनाशी। ज्वरनाशी को एंटीपायरेटिक कहा जाता है ज्वरनाशी को। ये शरीर में जो बुखार होता है, ताप होता है, उसको कम करने के लिए इन दवाइयों का, इन रसायन का उपयोग किया जाता है। इनको ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक कहा जाता है। शरीर के बुखार ताप को ये कम करती है। तो इसके अंतर्गत सबसे सामान्य जो है एस्प्रिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन पीड़ाहारी के साथ साथ ज्वरनाशी भी होती है। और सबसे सामान्य है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल शरीर के ताप को कम करने के लिए हम करते हैं। ये ज्वरनाशी कहलाती है। इसके अलावा एनाल्जिन का भी उपयोग किया जाता है। ये बुखार में ताप को कम कर देती है। तो ये पीड़ाहारी भी है और ज्वरनाशी भी है। ऐसी पैरासीटामोल पीड़ाहारी भी है और ज्वरनाशी भी होता है। ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद अगली औषधि के क्रम में हमारा आएगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जैसे इसका नाम है, इसी से एंटीबायोस यानी जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आक्रमण कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण बन रहे हैं, उन पर ये हमला करती है, उनको ये दूर भगाती है, कम करती है। इसलिए इनको एंटीबायोटिक कहा जाता है। प्रतिजैविक यानी सूक्ष्म जीवों की होने वाली वृद्धि को रोकती है या उनको कम करती है, उनको नष्ट कर देती है। इन दवाइयों को प्रतिजैविक कहा जाता है। तो प्रतिजैविक दवाई सबसे सामान्य, जो सबसे पहली प्रतिजैविक बनाई गई थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी होती है और इसका सबसे पहले आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये आप जानते हैं, और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये सबसे सामान्य प्रतिजैविक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये देखा कि जो फफूंद से होने वाली बीमारियां, फफूंद से हमको थी फंगस से, तो फंगस से होने वाली बीमारी में उन्होंने क्या किया, फंगस को ही पीसकर उस संक्रमण वाली जगह में लगा दिया। तो वो जो संक्रमण करने वाले जीवाणु थे वो मर गए। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एंटीबायोटिक। यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है और उन्हीं से होने वाली बीमारियों को ये कम करती है। इसलिए इनको प्रतिजैविक कहा जाता है। प्रतिजैविक में हमको दो प्रकार के मिलेंगे। पहले मिलेंगे संकीर्ण स्पेक्ट्रम और दूसरे मिलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो पहले ये माना जाता था कि प्रतिजैविक के अंतर्गत वही दवाई आएगी जो सूक्ष्म जीवों से बनती है, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे रसायन जो कम सांद्रता में बनते हैं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनको नष्ट करते हैं, उनको आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम प्रतिजैविक कह सकते हैं। तो प्रतिजैविक की श्रेणी में हमारे सल्फर ड्रग्स भी आ गए हैं आजकल। सल्फर दवाइयां जो होती है जिनमें जैसे सल्फाडाइजिन है, सल्फागुआनिन है, सल्फापिरिडीन है, इनके भी दो नाम लिखने के लिए आते हैं। सल्फापिरिडीन, सल्फाडाइजिन, सल्फेनिलमाइड, ये सभी सल्फर ड्रग्स है और आजकल इनको प्रतिजैविक की श्रेणी में रखा जाता है। तो नई परिभाषा के अनुसार ऐसे रसायन जो संश्लेषित किए जाते हैं प्रयोगशाला में और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उनको भी आजकल प्रतिजैविक कहा जाता है। तो प्रतिजैविक का दो वर्गीकरण है, एक संकीर्ण और दूसरा ब्रॉड। संकीर्ण मतलब एक होता है कि विशेष रोग के ही संक्रमण को दूर करती है। एक विशेष रोग को, जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो होगा, जैसे हमको विभिन्न प्रकार का संक्रमण हुआ है, फोड़ा फुंसी हुआ है, तो उस संक्रमण को ये दूर करेगी, केवल उसी को दूर करेगी। तो इसलिए इनका जो क्षेत्र सीमित होता है, नैरो होता है, इसलिए इनको संकीर्ण स्पेक्ट्रम। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उन्हीं पर इफेक्ट करती है, ग्राम नेगेटिव पर इफेक्ट नहीं करती। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीवों पर क्रिया करती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर क्रिया करती है और इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तार होता है। ये कई प्रकार की बीमारियों के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमको फोड़े फुंसी, मूत्र नली में संक्रमण,
इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, टाइफाइड, ये विभिन्न प्रकार के संक्रमण हुए हैं। तो उन संक्रमण में ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर असर करेगी। तो ये इसका क्षेत्र विस्तार से होता है, विस्तृत होता है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम की तरह ये पूरे उसके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देती, और संकीर्ण का क्षेत्र लिमिटेड रहता है। तो इसके अंतर्गत पेनिसिलिन जी आता है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत पेनिसिलिन और उससे ही डेवलप किए गए हैं, उनका नाम इसके अंतर्गत आएगा, जैसे एम्पिसिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आएगा। क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आएंगे। और एमॉक्सिलिन, एमॉक्सिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनका क्षेत्र विस्तृत है। ये ग्राम पॉजिटिव के साथ ग्राम नेगेटिव को भी, ग्राम पॉजिटिव का मतलब जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, और जो ग्राम नेगेटिव नहीं कर रहे और पाए जा रहे हैं, तो ये दोनों को ही नष्ट कर देती, उनकी पूरी श्रृंखला को नष्ट कर देती है। तो इनको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इनका क्षेत्र विस्तृत है। ब्रॉड और संकीर्ण है नैरो स्पेक्ट्रम। तो इसमें पेनिसिलिन आता है, सामान्य पेनिसिलिन जी के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो पेनिसिलिन और उसके डेरिवेटिव उसके अंतर्गत रखे गए। इसके बाद है पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक, और दूसरे होते हैं रोगाणुनाशी, डिसइंफेक्टेंट। ये अगली दवाई है पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक, और रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट। तो ये दवाइयां पूर्तिरोधी का वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को नाश कर देते हैं। इनको हम गोली के रूप में खाते नहीं है शरीर में, इनको हम शरीर में घाव या चोट में बाहर से लगाते हैं, ये एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। घाव या चोट में इनको लगाया जाता है, जैसे हम घाव या चोट लग गई है, ब्लड बह रहा है, चोट भर नहीं रही है, हीलिंग नहीं हो रही है, तो उस समय एंटीसेप्टिक दवाई कुछ लगा लेते। तो ये एंटीसेप्टिक दवाई जो इनको ओरली नहीं दिया जाता है, इनको घाव या चोट पर जीवित ऊतक पर हम लगा सकते हैं, उसको हानि नहीं पहुंचाती, संक्रमण को दूर करती है। तो इसके अंतर्गत सामान्यतः आप देखते हैं डेटॉल का इस्तेमाल किया जाता है, सेवलॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे मर्क्यूरोक्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी तनुबोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, जो हमारे घाव या चोट को कम कर देते हैं, संक्रमण को रोकते हैं, एंटीसेप्टिक की श्रेणी में आते हैं। डेटॉल जो होता है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है डेटॉल, और डेटॉल और सेवलॉन इन दोनों का सामान्य फार्मूले, कंपनियां इनकी अलग अलग है। यह हमको पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घाव चोट के संक्रमण को भरते हैं। दूसरे होते हैं रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट जो रोगाणुनाशी होते हैं, इनका जो उपयोग होता है, इनका उपयोग निर्जीव ऊतक में, जैसे फर्श की सफाई करना है हमको, उपकरणों की सफाई करना है हमको, डॉक्टर के जो उपकरण हमको निर्जलीकरण करना है, फर्श की सफाई करना है, उसके लिए इनका उपयोग किया जाता है निर्जीव ऊतक में। जीवित ऊतकों को यह हानि पहुंचा देती है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक है, ये जब तनु रहते हैं तो ये पूर्तिरोधी का कार्य कर, जब यही सांद्र हो जाते हैं तो ये हमारे लिए रोगाणुनाशी का काम करने लगते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे फिनॉल का उपयोग किया जाता है, जिसको हम फिनाइल के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा इसमें आपको टिंचर आयोडीन भी आएगा। यह डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं, निर्जीव ऊतक फर्श पे इनका उपयोग किया जाता है। जैसे फिनॉल होता है, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, क्लोरीन आता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे रोगाणुनाशी निर्जीव ऊतक में उपयोग किए जाते हैं, जीवाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, और हमारे उपकरणों को साफ रखते हैं, निर्जलीकरण कहा जाता है जिसको। तो ये इसके बाद अगली दवाई आएगी हमारी प्रतिजनन क्षमता औषधि।
एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, प्रतिजनन क्षमता औषधि जो होती है ये हमारे जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ये परिवार नियोजन की औषधि होती है। प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को निरोधित करती है। फीमेल में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसको ये नियंत्रित करती है। इसको नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को नियंत्रित करती है जिसे बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। तो ये प्रतिजनन क्षमता औषधि कहलाती है। इसके अंतर्गत ओरली दवाइयां आती है और विभिन्न प्रकार की दवाइयां आती है। इसमें हमको प्रोजेस्टेरॉन, इसमें जो प्रतिजनन क्षमता औषधि है प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को ये निरोधित कर देगी। इन औषधियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये दोनों को मिश्रण करके इनको तैयार किया जाता है। जिसमें सामान्य नाम हमको मिलेंगे नॉर एथिनड्रॉन इसके अंतर्गत आएगा, मेस्ट्रिनॉल आएगा, एनोविड ये इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की दवाइयां हमने देखे। ये दवाइयां हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधि रोगों को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब इसमें आपको इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आज हमने देखे, जैसे औषधि में रसायन का किस प्रकार से उपयोग है, दैनिक जीवन में हमारे रसायन किस प्रकार से उपयोगी है, औषधि में रसायन का उपयोग मेरा मुख्य उद्देश्य था जो आपको हमने बताया। तो इसमें किस प्रकार के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको आ सकता है 2 प्रतिरोधी औषधि के नाम लिखो। औषधि के नाम लिखो, ये आ सकता है। जैसे आ सकता है 2 पीड़ाहारी औषधि के नाम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा ये प्रश्न भी आ सकता है रसो चिकित्सा किसे कहा जाता है। रसो चिकित्सा का अर्थ होता है जब रसायन का उपयोग हम चिकित्सा के लिए करते हैं तो उसको रसो चिकित्सा या कीमोथेरेपी कहते हैं। सामान्यतः कीमोथेरेपी को हम कैंसर के इलाज के लिए जानते हैं और कीमोथेरेपी का अर्थ है कि रसायन का शरीर में उपयोग करना जिससे हमारी व्याधि दूर हो, रोग दूर हो, तो उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। इसके अलावा और प्रश्न बनता है संदमक क्या होते हैं और जो औषधि है इनको खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए, जैसे एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बनता है कि औषधियों को डॉक्टर की सलाह के बिना क्यों नहीं लेना चाहिए। एक प्रश्न अंतर भी बनता है, जैसे एंटीसेप्टिक और रोगाणुनाशी के बीच में क्या अंतर होता है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के बीच में क्या अंतर होता है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ लिया। अब इसके अगला जो टॉपिक है, इसमें अगले जो अध्याय है, इसके अंतर्गत जो अगले शीर्षक है खाद्य पदार्थों में रसायन अपमार्जक, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में